इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो उस बारे में बात करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है, क्लास 11th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उसको डिफाइन किया था। या फिर क्लास 10th की बात करूँ तो वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, और जो उसकी डेफिनेशन थी तो वो बड़ी अजीब सी डेफिनेशन थी। वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ है ना, वर्क डन का बिजनेस करना था। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ठीक है, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ढंग से और डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लगता है। इनफैक्ट अगर वो लर्न कर भी लें बट वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आज हम पहले थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी को ही डिस्कस करें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ कि क्या पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। कोई ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर हम हाफ mv² कैलकुलेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाता है। तो क्या इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। तो मे बी अगर आपने गेस नहीं किया हो तो बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में होता है। ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी हाइट पे लेके जाते हैं, अभी फिलहाल हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है mgh। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, या फिर आपकी बात करता हूँ कि आप सपोज ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे आए, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट फ्लोर की जो भी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग mgh हो गई। ठीक है, सेकेंड फ्लोर पे गए तो इक्वल हाइट के फ्लोर्स हैं तो कितनी हो जाएगी 2 mgh। थर्ड फ्लोर पे गए तो 3 mgh। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो रही है तो जब आप फाइनल फ्लोर पे पहुंचोगे, सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे, फिर तो आपको ब्लास्ट हो जाना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ना। ठीक है, तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी की तरह पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं करती। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर करती है। ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट की हाइट आप किस रेफरेंस से देख रहे हैं। जैसे कि सपोज आप फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, और आप अपने बेड के ऊपर बैठे हैं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो आपका फर्श है रूम का, उसके अकॉर्डिंग बहुत कम होगी। क्लियर है। लेकिन अगर आप ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड के कंपैरिजन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, आप फोर्थ फ्लोर पे हैं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, उस पूरे सिस्टम की है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो पॉइंट के सेपरेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और उस सेपरेशन के ऊपर बेस्ड होगी। क्लियर है। तो मैं ज़रा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की पहले थोड़ी बात कर लूँ, जिससे मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखिए एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये m मास का ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ग्राउंड पे रखा है। तो ग्राउंड पे रखने से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी है, 0। अगर कोई, ये तो आपको पता ही है ना, 9th में भी आपको पता है, 11th में भी आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, 0 होती है। अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को ऊपर तक लेकर आए, अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स से ही तो ऊपर आएगा ना, खुद ब खुद तो ऊपर आएगा नहीं। तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मतलब आपने क्या किया, कुछ काम किया। तो जो भी हम काम करते हैं, किस तरह की फील्ड है, ये कॉन्जर्वेटिव फील्ड है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। तो कॉन्जर्वेटिव फील्ड में अगर हम कोई काम करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। वैसे हम काम कहीं भी करते हैं, वो किसी न किसी एनर्जी में स्टोर होती ही है। ठीक है, आप कोई भी काम करोगे तो वो एनर्जी में स्टोर होती है। और एनर्जी स्टोर करने के केवल दो तरीके हैं, या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाए या तो ऑब्जेक्ट को हीट किया जाए। ठीक है, केवल दो तरीके हैं जिससे एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो यहाँ हम हीट तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो कुछ काम किया हमने, इसको कुछ हाइट पे लेके गए, तो इसके अंदर देखिए mgh1, सबको पता है mgh1 एक एनर्जी हम कहते हैं। क्लियर है। अब हमने हाइट थोड़ी और बढ़ा दी तो यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच के एनर्जी का डिफरेंस सिंपल है, mgh2 माइनस mgh1। ऐसा ही तो लिख सकते हैं ना, mgh2 माइनस mgh1। क्लियर है। तो जब मैं ए से बी तक वर्क कर रहा था,
वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, जब मैं ए से बी तक वर्क कर रहा था एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसी थी, उसका क्या था वैल्यू, यू बी माइनस यू ए। अगर मैं पोटेंशियल को यू बी से डिनोट करूं, बी पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी को यू बी से डिनोट करूं और ए पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी को यू ए से डिनोट करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या आ जाएगा, यू बी माइनस यू ए। ये जो मैंने लिखा है एम जी एच टू माइनस एच वन, तो बताइए ये क्या है आपका, यू बी माइनस यू ए ही है ना। मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये हमारा क्या आने वाला है, यू बी माइनस यू ए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझें और 1-2 मिनट के वीडियो को बहुत गौर से सुने, क्योंकि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे वर्क डन ए टू बी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखते हैं तो यू बी माइनस यू ए लिखते हैं। और ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया कि आप ए से बी तक लेकर जाओगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो यू बी माइनस यू ए होगा। और जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ वीडियोज़ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस डी वी अपॉन डी आर पढ़ाऊँगा, या फिर पोटेंशियल को v इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर पढ़ाऊँगा, तो वो नेगेटिव साइन आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हम ए से बी तक ऑब्जेक्ट को लेकर गए। ठीक है, तो ये फोर्स कितना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट ए पे था तो इस पर एक फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, कितना फोर्स लग रहा था एम जी। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाया जाए जिससे कि ये बी पॉइंट तक पहुंच जाए। तो कुछ बच्चे, अगर आप ऐसा गेस कर सकते हैं कि जो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा वो एम जी से थोड़ा लार्ज तो होना चाहिए, तभी तो ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ऊपर का फोर्स इससे लार्ज होगा तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ एक्सिलरेशन हो जाएगा। नेट फोर्स का डायरेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इस ऑब्जेक्ट में तो कुछ एक्सिलरेशन आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ जाके रुक गया। इसका मतलब क्या है कि हम इस ऑब्जेक्ट को बहुत स्लोली ए से लेकर बी तक जाते हैं, जिससे कि इसमें कोई भी एक्सिलरेशन ना आए। अब सिंस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सिलरेशन नहीं है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होगा। जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है केवल उतना फोर्स ऊपर लगा है, तो ये मोशन कैसा होगा, वेरी स्लो, कोई एक्सिलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने समझा कि एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होने वाला है। तो जब मैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या रहेगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल होगा, लेकिन वर्क डन क्या रहेगा, अपोजिट। एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू अगर मैं इसे H1 से H2 तक ले जाऊं तो फोर्स भी ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो वो कैसा वर्क रहेगा, पॉजिटिव। अब mg की बात करूं तो mg नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो वो कैसा फोर्स रहेगा, नेगेटिव। तो जब मैं उसका फिर से नेगेटिव करूंगा तब तो वो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आएगा एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। क्लियर है। ठीक है, तो जब भी हम, अब ये जो ग्रेविटी है वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में जब भी आप वर्क डन करोगे तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर होगा, किसी भी तरह की कंजर्वेटिव फील्ड हो। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में भी अगर आपने इलास्टिक को स्ट्रेच कर दिया तो स्ट्रेच करने से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात ये थी कि जब आप वर्क डन फ्रॉम ए टू बी करते हो बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो यू बी माइनस यू ए, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वर्क डन तो हम ए टू बी कर रहे हैं, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो यू बी माइनस यू ए आ रहा है। क्लियर है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने वाले। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी, अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड है और इस कंजर्वेटिव फील्ड में कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है तो एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो अभी देखते हैं इस कंडीशन में मेरे पास दो चार्ज हैं, सपोज ये Q, कैपिटल Q और स्मॉल q, दोनों सपोज पॉजिटिव चार्ज हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाऊं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जब मैं एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा तो सेपरेशन कम होगा। और फोर्स का क्या फॉर्मूला है, कि कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर।
तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है। तो एक्सटर्नल फोर्स से जो भी आप काम करोगे तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी रख दूं, सपोज मैं इन दोनों चार्ज के बीच का क्या सेपरेशन रख देता हूं, इन्फिनिटी रख देता हूं। अब इस इन्फिनिटी से स्मॉल आर के सेपरेशन तक मैं इन दोनों चार्जेस को लेकर आ रहा हूं। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। तो एक्सटर्नल फोर्स का कुछ वर्क होगा और वो वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर इज इक्वल टू यू आर माइनस यू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये वाला अच्छी तरह समझ में आ गया तो ये बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला। यहाँ भी दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, सपोज ये इन्फिनिटी है, सपोज ये ए पॉइंट है, मैंने ए ही एज्यूम कर लिया जैसा पीछे किया था, और ये सपोज हमारा बी पॉइंट है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे क्या है, ए की जगह इन्फिनिटी, बी की जगह आर, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू बी माइनस यू ए। तो बी कहाँ पे है, आर पे, तो यू आर लिखा और इसको क्या लिखा, यू इन्फिनिटी लिखा। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम जरा इसको डिफाइन कर लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहने वाले हैं। ठीक है, तो अब जब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो मैं होप करता हूं कि आपको ये थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू एट सेपरेशन आर इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेपरेशन आर विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने इससे पहले भी शायद 11th में या 9th में 10th में आपने पढ़ा होगा, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम सेपरेशन, ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना। ठीक है, तो वो लाइन यहाँ पर भी है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अभी देखिए, एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा तभी सिस्टम में एनर्जी स्टोर होगी। क्लियर है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी। अब इनिशियली हमने एज्यूम किया कि दोनों चार्जेस इन्फिनिटी पे हैं, तो अब मुझे बताओ कि अगर ये दोनों चार्जेस इन्फिनिटी पे हैं तो क्या ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? इनको तो पता भी नहीं होगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस तो तब कर पाएंगे ना जब इनके बीच का सेपरेशन थोड़ा कम हो जाए, जिससे कि कुछ फोर्स इन पे लग सके, कुछ ऐसा फोर्स लग सके जिनको आप एक्सप्लेन कर सको। अदरवाइज अगर इन्फिनिटी में तो बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, अप्रॉक्स 0 है। ठीक है, तो जब इनके बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सेपरेशन बहुत ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा है और इस सिस्टम को रिलीज कर दिया जाए तो क्या ये दोनों चार्ज अपने आप एक दूसरे की तरफ मूव होंगे या फिर किसी भी डायरेक्शन में मूव होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन क्या, इन्फिनिटी है। तो अगर एक दूसरे की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं होंगे तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो इसीलिए अगर इनफाइनाइट सेपरेशन है दो चार्जेस के बीच में तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो वो मैं आगे यहाँ पे लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा फिर। ठीक है, तो अब हम अपने बेसिक पॉइंट पे आते हैं कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ये क्या है, यू आर माइनस यू इन्फिनिटी। तो यू आर माइनस यू इन्फिनिटी को हम वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर लिखने वाले हैं। और ये वर्क डन कौन से फोर्स का है, बिल्कुल क्लियर हो जाइए, ये वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का है। तो इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन पे दिखाना है, तो मैंने क्या किया, सपोज इस स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ पे एज्यूम कर लिया, इन्फिनिटी पे इस स्मॉल क्यू चार्ज को एज्यूम कर लिया, तो इन दोनों का सेपरेशन इनफाइनाइट हो गया ना। अब क्यू को इधर लेके जाओ, कैपिटल क्यू को इधर लेके जाओ तो भी इनफाइनाइट सेपरेशन हो सकता है, या फिर अगर केवल एक चार्ज को इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ तो भी सेपरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस कैपिटल क्यू चार्ज को हम इस फील्ड में लेकर आ रहे हैं, तो जब आप कैपिटल क्यू के फील्ड में इस स्मॉल चार्ज को लेकर आओगे तो ये क्या करना चाहेगा, इसको रिपेल करना चाहेगा। मतलब इस एक्सटर्नल फोर्स को मुश्किल आ रही है, इस एक्सटर्नल फोर्स को कुछ काम करना पड़ रहा है। और जब ये एक्सटर्नल फोर्स कुछ काम कर रहा है तो वो इस सिस्टम में, ठीक है, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि इस चार्ज के अंदर, वो इस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बताओ, आई बात समझ में? ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, पुराने एग्जाम्पल में आपने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जो कॉन्जर्वेटिव फोर्स होगा, आप इस में गौर से देखिए, इसका ये कैपिटल क्यू क्या करेगा, इसको रिपेल कर रहा होगा ना। तो कॉन्जर्वेटिव फोर्स का तो ये डायरेक्शन होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप समझना चाहें तो उसका डायरेक्शन तो इस तरफ होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इसके अपोजिट।
मैग्नीट्यूड अपोजिट होगा और डायरेक्शन क्या है, सॉरी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके आप आर तक ला रहे हैं, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। तो या तो आप एफ एक्सटर्नल लिखो या फिर माइनस एफ ई डॉट डी आर लिखो। और एफ ई आपको पता है, एक्सटर्नल नहीं पता। लास्ट केस में हमने देखा था कि एक्सटर्नल फोर्स उतना ही होता है एग्जैक्टली जितना कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, क्योंकि आपने सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन लेकर नहीं आए। क्लियर है? तो हम इस एफ एक्सटर्नल को माइनस एफ ई लिख सकते हैं और माइनस एफ ई क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, माइनस साइन के साथ। बताओ, बिल्कुल सिंपल है। अब ये यू इन्फिनिटी ये क्या होने वाला है, जीरो। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यू आर बचेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन दी चार्जेज आर एट अ सेपरेशन स्मॉल आर। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब कुछ भी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है तो आप सिंपली इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय समझाता हूँ। कैपिटल के क्यू क्यू ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ गए। ठीक है, 1/r² dr ये इंटीग्रेशन होगा। देखो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये r⁻⁻² dr हो रहा है ना, इन्फिनिटी से लेके r तक। अब इसका फॉर्मूला क्या है, x⁻n dx का क्या फॉर्मूला है, चलो वो फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, तो इसका क्या फॉर्मूला है, n+1 अपॉन में n+1, और जो भी लिमिट है, मान लो लिमिट a से b है तो वो लिमिट आप लगाते हैं। और इंटीग्रल कांस्टेंट होता है जिसे हम यहाँ पे फिजिक्स में यूज़ नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो पावर में क्या है, -2, तो -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1। नीचे क्या लिखेंगे, -2 + 1, तो ये भी -1 आ जाएगा इन्फिनिटी से लेके r तक। अब वैल्यूज प्लेस करेंगे तो -1/r आ गई वैल्यू। ठीक है, बाहर क्या है, -k⁻q। तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे और दूसरी बार लोअर लिमिट रखेंगे और बीच का साइन क्या होता है, माइनस। डेफिनेट इंटीग्रल हम इसी तरह सॉल्व करते हैं ना, कि एक बार हमें क्या करना है, अपर लिमिट रखना है तो r की वैल्यू इसकी जगह रखेंगे, वो हमने रख दिया। दूसरी बार लोअर लिमिट रखना है तो इन्फिनिटी हमने रख दिया। इसी इक्वेशन में माइनस है तो माइनस के साथ ही, और बीच का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो 1/∞ की वैल्यू आपको पता है ना, 0। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आ रही है फाइनल वैल्यू, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझा। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बता दूँ। अगर आप 12th क्लास के लेवल में केवल इस फॉर्मूले से काम चलाना चाहें, ठीक है, तो भी आपका काम शायद चल जाए, इतनी मुश्किल नहीं है। आपको ये फॉर्मूला याद है। ठीक है, Q1 Q2 चार्जेज हैं तो क्या लिखेंगे, के Q1 Q2/r, ऐसा कुछ लिखेंगे। के तो पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा काम केवल इस फॉर्मूले से भी चल सकता है। लेकिन अगर बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे ये डेरिवेशन पूछा जाता है, और डेरिवेशन भी लर्न करके याद करके आप इजीली दिखा सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो पाता कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन से केवल क्लियर नहीं होता। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आज की क्लास में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर केवल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।